हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, यह EMRS के लिए प्रैक्टिस नंबर 5 है एंड ये केवल EMRS के लिए ही नहीं है, ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। जैसा कि आपके पास अब EMRS के लिए टाइम नहीं बचा है, इसको देखते हुए मैंने आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश की है। एंड दोस्तों, जितना भी मैं BPSC के लिए प्रैक्टिस कराई हूँ, कम से कम 70-80 वीडियोज हैं, उन सभी वीडियोज को आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वे सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए। और मैं आपके 24 तारीख एग्जाम से पहले 23 तक प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें से ये 5वां वीडियो है। डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, जो भी टॉपिक आपको छूटा हुआ है रिवीजन के लिए रिवीजन जरूर कर लीजिए, जिससे आपको इजी क्वेश्चंस गलती ना हो। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन इसमें 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में है और पूरा क्वेश्चंस आप एक एक करके देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें सरल ग्रंथि यानी सिंपल ग्लैंड कौन है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड, बाह्यस्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड। ये दोनों सिंपल ग्लैंड हैं। यहाँ पे ख और ग दोनों राइट होगा। जैसा कि ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, मिक्स्ड ग्लैंड। एंडोक्राइन या नलिका विहीन, जिसमें नलिका नहीं होती, सीधे ब्लड में जाकर मिलती है, जो हार्मोन स्रावित करती है, जिसमें से पीयूष ग्रंथि, पिनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, सेक्स ग्लैंड होता है। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो नलिका युक्त होती है, वो एंजाइम स्रावित करती है और इसका ब्लड से संपर्क नहीं होता। जैसे कि हमारा लीवर, लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, ये बाह्य स्रावी ग्रंथि है। मिश्रित ग्लैंड जो होता है हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है, जैसे कि आग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 2 है कि परवलयिक प्रक्षेप पथ यानी पैराबोलिक पथ, जिसे ट्रेजेक्टरी भी कहते हैं, है क्या है, किस प्रकार का होता है? तो यह वर्टिकल तो होगा नहीं, वर्टिकल आपका ऐसे होगा, ट्रांसवर्स ऐसे होगा, ठीक। तो जो पथ होगा सेतु, जैसे सेतु आपका बनता है, ब्रिज जो है ऐसे बनता है, तो ये सेतु आकार का होगा। जो हमारा प्रक्षेप पथ होगा वो कैसा होगा? सेतु आकार का होगा। यह ट्रेजेक्टरी के अंतर्गत आएगा। जैसे कि किसी वस्तु को किस कोण पर फेंका जाए कि वो अधिकतम गति यानी कि अधिकतम दूरी तय करे, प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेपण के अंतर्गत इसको पढ़ाया गया है अच्छी तरीके से। यानी किसी वस्तु को यदि 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है तो वह अधिकतम दूरी तय करती है। यदि 90 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो कोई भी दूरी तय नहीं करती, अर्थात प्रक्षेपण जो है वो शून्य होता है। जो पथ होता है, जिस रास्ते पर हम इसको फेंकते हैं, जैसे कि यहाँ से वस्तु शुरू हुई फेंकने के लिए, यहाँ गई, यहाँ से सीधे यहाँ पे जाके लैंड कर गई, इस पथ को ही कहते हैं पैराबोलिक पथ। ठीक है, जैसा कि आपके BPSC क्वेश्चंस में आया भी था। क्वेश्चन 3 है, अगर प्रक्षेपण कोण 30 है तो प्रक्षेप पथ कैसा होगा? तो दोस्तों, अगर 30 है, जैसे कि आपका 90 अंश का कोण ऐसे होता है, 90 अंश होता है ऐसे होता है, सीधे जाएगा, ठीक। 45 अंश आपका ऐसे होगा, 90 अंश आपका ऐसे होगा, 30 अंश ऐसे हो जाएगा। तो इसका पथ जो है इसी प्रकार होगा। कैसे होगा? पैराबोलिक, यानी कि एक अंडाकार पथ जैसा होगा, गोलाकार पथ। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, अटलांटो पश्च कपाल अस्थि संधि यानी अटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट उदाहरण है। तो दोस्तों, आपने उत्तोलक यानी कि लीवर पढ़ा होगा। तो 3 प्रकार के उत्तोलक हैं, FAR।
312। ये मैंने आपको ट्रिक बताया है हर वीडियो में कि ए के नीचे 1 है तो एक्सिस बीच में रहेगा, तो फर्स्ट प्रकार का लीवर। आर के नीचे 2 है तो रेसिस्टेंस यानी भार बीच में रहेगा, तो सेकंड प्रकार का लीवर। एफ के नीचे 3 है यानी कि फोर्स यानी बल, यानी कि फोर्स बीच में रहेगा, तो आपका कौन सा लीवर हो जाएगा? थर्ड प्रकार का। और प्रथम प्रकार का उत्तोलक जो है संतुलन का लीवर कहलाता है। द्वितीय प्रकार का उत्तोलक बल का लीवर कहलाता है। और तृतीय प्रकार का उत्तोलक गति का लीवर कहलाता है। जैसे कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा तृतीय प्रकार के उत्तोलक पाए जाते हैं। तो यहां भी पूछा क्या है कि अटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट, जो हमारे गर्दन के पीछे का ज्वाइंट होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि सिर का आगे और पीछे होना, वही ऐसा करने में मदद करता है। तो आपने देखा होगा कि हमारे बॉडी में एक्सटेंशन ऑफ फोरआर्म यानी कि अग्रबाहु को फैलाना, और एंकल फ्लेक्शन टखने को मोड़ना, सिर का आगे और पीछे झुकाना, वॉलीबॉल में स्मैश करना, और वी सीटअप, ये सभी आते हैं प्रथम प्रकार के उत्तोलक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। ठीक है। एंड द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आर यानी रेसिस्टेंस बीच में होता है भार, जिसमें आपका शरीर में एग्जाम्पल होता है प्लांटर फ्लेक्शन, डिप्स या पुशअप लगाने की स्थिति, एंड जबड़े का खुलना बंद होना, एंड बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में पंजे के से जंप लेना, ये सभी द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण हैं। जबकि तृतीय प्रकार के उत्तोलक में फोर्स यानी कि बल बीच में होता है, जिसमें हमारे शरीर में इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आर्म फ्लेक्शन, थाई फ्लेक्शन, हैमस्ट्रिंग कर्ल, घुटने का मुड़ना, सिटअप, हाथ को ऊपर को उठाना, ये हमारी बॉडी में एग्जाम्पल है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है कि शरीर को पदांगुलियों पर ऊपर उठाना। अभी जस्ट मैं बताई हूं, पैरों पर खड़े होना पदांगुलियों पर, एक कौन सा लीवर का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों? पंजों के ऊपर खड़ा होना, उठना, इसको प्लांटर फ्लेक्शन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ये आपका हो जाएगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है, क्योंकि भार बीच में है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है चप्पू और बेलचा उदाहरण है। तो दोस्तों चप्पू और बेलचा से आप मिट्टी उठा रहे हैं, डायरेक्ट जो बीच में फोर्स लग रहा है उठाने में, तो बीच में जब फोर्स लग रहा है तो उस कंडीशन में कौन सा उत्तोलक होगा? तृतीय प्रकार का उत्तोलक होगा। कौन से प्रकार का उत्तोलक होगा? तृतीय श्रेणी का। बात करें तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में एक्सिस बीच में होता है फलक्रम, जिसमें तराजू, कैंची, प्लास, शीशा झूला, बच्चों का झूला, नाव चलाने वाला चंपू, बैठकर डंबल्स करना, हाथों को लेयर से पकड़ना, दबाना, ये सभी आते हैं। जबकि द्वितीय प्रकार में सरौता, जिसमें भार बीच में होता है, कूड़ा उठाने वाली मशीन, नींबू निचोड़ने का मशीन, कब्जे पर घूमता हुआ दरवाजा द्वितीय प्रकार में है। तृतीय प्रकार में नाव चलाना, बेलचे से मिट्टी उठाना, चप्पू, इसमें जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है किस प्रकार के उत्तोलक में बल और प्रतिरोध धुरी, क्या बोल रहा है ध्यान से सुनिएगा, किस प्रकार के उत्तोलक में बल, क्या बल यानी कि फोर्स, एंड प्रतिरोध यानी कि आर रेसिस्टेंस, धुरी यानी एक्सिस, धुरी यानी एक्सिस। तो ये जैसे जैसे बोल रहा है उसी तरह बनाते जाइए, जो राइट आंसर आपके पास आ जाएगा। तो किस प्रकार के उत्तोलक में बल, रेसिस्टेंस, धुरी के एक ही ओर होते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार बना दिए। और अनुप्रस्थ बल, अनुपयुक्त बल जो है धुरी के निकटतम होता है। तो ये बल जो है आपके धुरी के निकट है, देख रहे हैं ये धुरी है आपका। तो कौन सा प्रकार का उत्तोलक बन रहा है यहाँ पे? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। फोर्स किसके बीच में होता है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय श्रेणी का। ध्यान से क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन गलती होते हैं, बस ध्यान न देने से, ठीक है। तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है
सामान्य कटी वक्रता नॉर्मल लंबर कर्व की वर्धित पश्च उत्तलता यानी कि बैकवर्डनेस, यानी जो हमारे बैकवर्डनेस कहा है, बैकवर्डनेस मतलब कि हानि होना यानी कि बीच में गड्ढा हो जाना। तो और लंबर भाग में, कमर वाले भाग में बोल रहा है, तो कौन सा डिफॉर्मिटीज होगा, कौन सा विकृति होगा, तो अग्र कुब्जता। पश्च कुब्जता रहेगा तो काइफोसिस, अग्र कुब्जता यहाँ पे होगा लॉर्डोसिस। क्या होगा? राइट आंसर होगा लॉर्डोसिस। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है कि मेरुदंड का दाईं व बाईं तरफ झुकाव क्या कहलाता है? तो दोस्तों मेरुदंड का दाईं व बाईं तरफ झुकाव जो है वह स्कोलियोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्श्व कुब्जता या लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन स्कोलियोसिस कहलाता है। स्कोलियोमीटर से इसका माप किया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है अंतर्दर्शन और निरीक्षण विधि यानी इनसाइट एंड ऑब्जर्वेशनल मेथड निम्न में से क्या संबंध है? तो दोनों में पूरक संबंध है। ठीक है, इनसाइट जो थ्योरी दिया था कोहलर ने दिया था चिंपैंजी पर, तो उसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है वस्तु स्थिति का, उसके बाद कार्य आरंभ किया जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मनोविज्ञान में व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का पता निम्नलिखित में से किस विधि से लगाया जाता है? तो उसके पूरी बायोग्राफी हम देखते हैं तब हमें पता चलता है उसकी मनोवैज्ञानिक समस्याओं के बारे में। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है मनोविज्ञान में अध्ययन की सबसे कम प्रमाणिक विधि निम्न में से कौन सी है? तो यह निरीक्षण, प्रयोग, अंतर्दर्शन, प्रश्नावली, ये चारों मनोविज्ञान की अध्ययन की विधि है, बट सबसे कम प्रमाणिक कौन है? अंतर्दर्शन। कौन है सबसे कम प्रमाणिक? अंतर्दर्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है मनोविज्ञान में अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि निम्न में से कौन सी है? तो आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि हो जाएगा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन की प्रमुख विधियां निम्न में से कौन सी हैं? तो प्रमुख विधि की बात कर रहा है, ये सभी विधियां हैं बट प्रमुख है आपका प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन निम्न में से किसकी विषय वस्तु है? तो यह विषय वस्तु है आपका शिक्षा मनोविज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 16 है व्यवहारिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से क्या है? तो यह मनोविज्ञान के व्यवहार का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 17 है लोक मनोविज्ञान निम्न में से किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? तो लोक मनोविज्ञान जो है वह लोक व्यवहार यानी पब्लिक बिहेवियर का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है सम प्रत्यय यानी सैंपलिंग जो है के निर्माण में अंतिम सोपान निम्न में से क्या होता है? तो अंतिम सोपान नाम ही होता है, नामकरण। ठीक है, सैंपलिंग आप समझ गए होंगे। मान लीजिए बिहार की पूरी जनसंख्या कितनी है, पूरी जनसंख्या में कितने उम्र के लोग हैं, इसको आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम किसी एक जगह की सैंपलिंग लेंगे, उसमें से परसेंटेज निकालेंगे, उसी के आधार पर पूरे बिहार की जनसंख्या पर परसेंटेज निकाल करके हम ज्ञात कर लेंगे। तो उसी को सैंपलिंग कहते हैं। तो अंतिम प्रक्रिया नाम ही होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि संप्रतियों का निर्माण निम्न में से किस मानसिक प्रक्रिया से होता है? तो यह प्रत्यक्ष विधि से होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है मनुष्य के चिंतन में संप्रतियों की परिपक्वता निम्न में से किस व्याख्या से स्पष्ट होता है? वह होता है यथार्थवाद से। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मनुष्य के चिंतन के विकास में प्रथम सोपान निम्न में से कौन सा होता है? तो चिंतन के विकास में प्रथम सोपान होता है एनिमिज्म। क्या होता है? एनिमिज्म, सर्वजीववाद। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में से चिंतन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपकरण कौन से हैं?
ओ है आपके संप्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 23 है, संप्रत्यय निर्माण संबंधी प्रयोग निम्न में से किस विधि से किए जाते हैं? तो यह किया जाता है प्रत्यक्ष, प्रतिमाएं, संप्रत्यक्ष, इन सभी विधियों से। उपरोक्त सभी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये सभी दोस्तों 5-6 क्वेश्चन जो है ये इस टॉपिक से है, सांख्यिकी से है। प्रतिमा सहित चिंतन को मनोवैज्ञानिकों ने निम्न में से क्या माना है? तो प्रतिमा सहित यानी दिख रहा है, जो चीज दिख रहा है उसे हम मूर्त कहते हैं, जो नहीं दिख रहा है वो अमूर्त होता है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? मूर्त चिंतन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि डेकाथलॉन स्पर्धा में पहले दिन के आखिरी स्पर्धा और दूसरे दिन के पहले स्पर्धा के बीच कम से कम कितने समय का अंतराल होता है? तो दोस्तों पहले दिन की आखिरी स्पर्धा और दूसरे दिन के पहले स्पर्धा के बीच अंतराल कितने समय का होता है? तो 10 घंटे का होता है। कितने समय का होता है? 10 घंटे का होता है। जैसे कि डेकाथलॉन में 10 इवेंट्स होता है, 2 दिन में संपन्न होता है, 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट होता है। यह पुरुषों के लिए होता है। पहले दिन 5 इवेंट में 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, शॉर्ट पुट, ऊंची कूद, 400 मीटर दौड़। और दूसरे दिन 5 इवेंट है, 110 मीटर बाधा दौड़, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो और 1500 मीटर दौड़। एंड दोस्तों डेकाथलॉन, हेप्टाथलॉन, पेंटाथलॉन, ट्राइथलॉन, इन चारों के बारे में जानना है तो उस वीडियो को एथलेटिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। पूरे ट्रिक के साथ बताया गया है, कभी नहीं भूलेंगे इन चारों को आप। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक किस यूनानी देवताओं के सम्मान के लिए आयोजित किए जाते थे? तो प्राचीन ओलंपिक खेल जीएस देवता के सम्मान में किए जाते थे। यह क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राचीन ओलंपिक खेलों यानी 776 ईसा पूर्व के आरंभ में एकमात्र प्रतियोगिता होता था। कौन सा दोस्तों? दौड़ प्रतियोगिता। केवल एकल चीजें होती थी, सामूहिक खेल बाद में आया। ठीक है, केवल दौड़ प्रतियोगिता, एथलेटिक्स क्रियाएं ही होती थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, 394 ईस्वी में किस रोमन सम्राट ने प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये तो आप सबको मालूम है और होना भी चाहिए। तो जो हमारा 394 ईस्वी में किस रोमन सम्राट ने प्राचीन ओलंपिक खेल पर प्रतिबंध लगाया था? तो थियोडोसियस प्रथम। कौन लगाया था? थियोडोसियस प्रथम ने लगाया था। ठीक है, 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक प्राचीन ओलंपिक खेल चला। कुल 293 ओलंपिक संपन्न हुआ 1200 वर्षों तक। उसके बाद 394 ईस्वी में रोम के तत्कालीन सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने इसको क्या किया दिया? प्रतिबंध, रोक लगवा दिया। उसके बाद ब्रायन फेयर डी कुबर्टिन ने 1894 ईस्वी में 23 जून को पेरिस के सरबोन नामक स्थान पर आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया, जिसके तहत 6 अप्रैल 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस के पैनाथोनिक स्टेडियम में शुरू किया गया। इसलिए आधुनिक ओलंपिक का पितामह कहे जाते हैं ब्रायन फेयर डी कुबर्टिन। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1975 ईस्वी में किस जर्मन भूशास्त्री के नेतृत्व में प्राचीन ओलंपिया नगर की खुदाई हुई? तो दोस्तों यह खुदाई किए अर्नेस्ट कॉर्टियस ने। किसने किया? अर्नेस्ट कॉर्टियस ने, जिसे ओलंपिया नगर की खुदाई किया गया और उसे संबंधित जानकारी प्राप्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 है, आधुनिक ओलंपिक खेल कब और कहां पे शुरू हुआ? तो दोस्तों 6 अप्रैल 1896 में एथेंस के पैनाथोनिक स्टेडियम में इसको शुरू किया गया ब्रायन पियर डी कुबर्टिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 है, आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है ब्रायन पियर डी कुबर्टिन, फ्रांस के। क्वेश्चन नंबर 32 है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का पितामह किसे कहा जाता है? तो आपको पता है ब्रायन पियर डी कुबर्टिन को। दोस्तों जैसे कि क्वेश्चन आया था आपके बीपीएससी में कि ओलंपिक झंडे को कब बनाया गया? तो 1913 में ब्रायन पियर डी कुबर्टिन ने बनाया था, याद रखिएगा। और उसको मान्यता मिला 1914 में
और सबसे पहले फहराया गया 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। क्वेश्चन नंबर 33 है, कुबर्टिन ने 1894 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय खेल सम्मेलन का आयोजन कहाँ कराया था? तो दोस्तों पेरिस के सरबोन नामक स्थान पर 23 जून 1894 में IOC की स्थापना किया था उन्होंने, एक अंतर्राष्ट्रीय खेल सम्मेलन किया, वहीं पे IOC की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 34 है, टिबियस एंटीरियर निम्न गति करने में मददगार है। तो दोस्तों इसमें कोई गति नहीं होता है, ये अचल संधि के अंतर्गत आता है। चल संधि के पास होते हुए भी संधियां 3 प्रकार की होती हैं, अचल संधि, चल संधि, अर्धचल संधि। हमारी खोपड़ी का ज्वाइंट, दांतों का ज्वाइंट, टिबियस एंटीरियर ज्वाइंट, ये अचल संधि के अंतर्गत आता है और खोपड़ी की संधि को सूचक संधि भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, दोनों जांघों के मध्य कॉक्सिस से 2 थैलों में निम्न स्थित होते हैं। तो दोस्तों वहां पे आपका स्थित होता है यूरेट्रस यानी मूत्रनली, यूरेट्रस यानी कि गर्भाशय, टेस्टिस और यूट्रस। यूरेट्रस माने मूत्रनली होता है, यूट्रस मतलब गर्भाशय, और टेस्टिस, ये सभी स्थित होते हैं, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 है, पेल्विक कैविटी में यूरिनरी ब्लैडर यानी जो मूत्र थैला होता है, जमा होता है, और रेक्टम के बीचों बीच निम्न स्थित होता है। तो क्या होता है? यूट्रस यानी गर्भाशय स्थित होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 37 है, यूटेराइन ट्यूब्स यानी कि जो गर्भाशय नली होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 38 है, यूट्रस की चौड़ाई कितनी होती है यानी गर्भाशय की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 39 है, टेस्टिस का वजन कितना होता है? इसका राइट आंसर है 10 से 15 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 40 है, पैर की तली को अंदर की तरफ मोड़ना क्या कहलाता है? तो अंदर की तरफ मोड़ना इनवर्सन, इन जहां आएगा वहां अंदर होगा, अंदर को इनवर्सन यहां पे हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख, इनवर्सन। एंड बाहर की तरफ मोड़ने को बहिवर्सन यानी इवर्सन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, हथेली को आगे अथवा ऊपर की तरफ मोड़ना यानी पीठ के बल लेटना, ये आपका सुपाइनेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुपाइनेशन। और हथेली को पीछे की तरफ यानी जमीन की तरफ मोड़ना और पेट की तरफ लेटना, यह होगा आपका प्रोनेशन। क्वेश्चन नंबर 42 है, शारीरिक गति या शारीरिक अंगों की गति का स्थान, समय, बल तथा संवेगात्मक घटकों के परिवर्तन बदला जा सकता है। इस बात को किसने कहा है? तो इस बात को कहा है विंस्टर्स ने। क्वेश्चन नंबर 43 है, कोहनी यानी एल्बो में निम्न गति होती है। तो दोस्तों यह बाई एक्सियल गति है। बाई एक्सियल के अंतर्गत तो कोहनी में सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट होता है, ठीक है। कोहनी में कौन सी गति होता है? यह यूनी एक्सियल होता है, याद रखिएगा। इसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट होगा यानी कि आकुंचन प्रसारण। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्यायामियों की लगभग 20% चोटें कंधों से संबंधित होती हैं। सबसे अधिक कुश्ती, बेसबॉल तथा खेल के मैदान की गतिविधियों से होती हैं। इस बात को किसने कहा है? इस बात को कहा है रॉस वर्क नेल्सन ने। क्वेश्चन नंबर 45 है, वे अस्थियां जो न तो लंबी होती हैं, न लघु होती है, न चपटी होती हैं, निम्न श्रेणी में आती हैं। तो न लंबी है न चपटी हैं, ये किसमें आएंगी? अनियमित, इरेगुलर बोन, जो हमारे चेहरे की और रीढ़ की हड्डियां होती हैं। जैसे कि आकार और आकृति के आधार पर हड्डियों को
5 भागों में डिवाइड किया गया है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन एंड सीसमोइड बोन। लॉन्ग बोन में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला आदि आते हैं, जो लीवर का काम करता है, उत्तोलक की तरह, हाथों पैरों में ज्यादातर है। और ये खोखले भाग होते हैं, जिसके खोखले भाग को हैवेसियन नाल भी कहते हैं, और इसके अंदर अस्थिमज्जा होता है जो रक्त का निर्माण करता है। एंड शॉर्ट बोन के अंतर्गत हमारा कार्पस और टार्सस बोन होता है, कलाई और टखने का जो हड्डी होती है। एंड फ्लैट बोन जो होता है वो हमारे कपाल, पसलियां और स्कैपुला होती हैं, जो जहां सुरक्षा की आवश्यकता होती है वहां होती हैं। और इरेगुलर बोन जो होता है चेहरे की कुछ तथा रीढ़ की हड्डियां आती हैं। और सीसमोइड जिसे कंडरास्थियां भी बोलते हैं, यह जोड़ों के पास कंडरा में विकसित होने वाली, जोड़ों के आसपास गुजरने वाली है, जैसे कि इसमें पटेला सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 46 है, उद्दीपित होने पर छोटे तथा मोटे आकार में परिवर्तित होने की योग्यता क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह संकुचनशीलता, मांसपेशी की संकुचनशीलता कहलाती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी बोला जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 47 है कि सामान्य लंबाई से अधिक फैलने तथा खींचने की योग्यता क्या कहलाती है? तो इसे फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अपने समान लंबाई से अधिक खींचने की योग्यता को हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 48 है, शारीरिक शिक्षा के बड़े क्षेत्र का अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य और उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। इस बात को किसने कहा है? तो इस बात को कहा है जेबी नैश ने। किसने कहा है? जेबी नैश ने। क्वेश्चन नंबर 49 है, शारीरिक शिक्षा का वह भाग है जिसके द्वारा मनुष्य का शारीरिक क्रियाओं के द्वारा प्रशिक्षण के साथ साथ पूर्ण विकास होता है। इस बात को कहे हैं A.R. ओमैन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग राइट है। एंड क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सा अंग मानव शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है? तो वह होता है आपका वृक्क यानी किडनी, जो रक्त को फिल्टर करता है और मूत्र का निर्माण करता है। तो दोस्तों आज की सेशन में ये था 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों हर वीडियो में आपको कुछ न कुछ नया मिलता होगा एंड डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।